आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा बार लोड करना, यानी एक से ज़्यादा अगर हम फंक्शन बनाते हैं सेम नेम का, नाम सबका सेम हो और हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन हो तो उसको कहा जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखिए, सेवरल फंक्शंस यानी एक से ज़्यादा फंक्शन ऑफ द सेम नेम, ये ध्यान देना कि सेम नेम का हो, कैन बी डिफाइंड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर। ये लेकिन डिफाइन कैसे होगा? अलग अलग टाइप का पैरामीटर से और डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर से या टाइप ऑफ पैरामीटर से। नाम सेम होगा लेकिन पैरामीटर अलग अलग, या तो टाइप ऑफ पैरामीटर अलग अलग होगा या नंबर ऑफ पैरामीटर अलग अलग होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर्स है। यही फीचर्स यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग में दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लिए हैं, इसमें हम दो फंक्शन लिए हैं। ठीक है, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए, एक फंक्शन का नाम सो है, दूसरा का भी नाम सो है, तो सेम नेम का फंक्शन हुआ। यही तो था डेफिनेशन में कि नाम सेम होना चाहिए लेकिन पैरामीटर अलग अलग, एक में इंटीजर टाइप का पैरामीटर, एक में फ्लोट टाइप का। तो टाइप जो है, पैरामीटर का टाइप जो है, टाइप ऑफ पैरामीटर, ये डिफरेंट डिफरेंट हुआ। ठीक है, तो ये दो फंक्शन बना रहे हैं, दोनों का नाम सेम है, तो ये फंक्शन डिक्लेयर इसके लिए भी फंक्शन डिक्लेयर, दो बार डिक्लेयर किए। और यहाँ पर दो बार कॉल भी कर रहे हैं। देखिए हर चीज़ दो दो बार होगा, ये फंक्शन कॉल, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, और डिफाइन भी कर रहे हैं यहाँ पर दो बार। देखिए मेन हो गया, यहाँ फंक्शन डेफिनेशन तीसरा स्टेप, ये भी फंक्शन डेफिनेशन तीसरा स्टेप, तो हर चीज़ दो दो बार हो रहा। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग प्रोग्राम में ये आउटपुट क्या देता है मेरा। तो मेन यहाँ से स्टार्ट किए, ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 10.5, तो ये 100 ए को ट्रांसफ़र कर रहा, तो ए का वैल्यू किसके पास जाएगा? दो फंक्शन है यहाँ पर मेरे पास। ठीक है, दो फंक्शन है तो ए का वैल्यू कहाँ जाएगा? इस ए के पास कि बी के पास? एक ऐसा है इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर वैल्यू इंटीजर के पास जाएगा। ठीक है, इंटीजर के पास ए का वैल्यू 10 था तो 10 यहाँ आया, और फिर सी आउट ए, यानी कि ये क्या डिस्प्ले कर देगा? 10। फिर ये काम ख़त्म करके वापस चला जाएगा। फिर इस बार 100 बी को कर रहे, तो बी का वैल्यू 10.5 है, ये किसको ट्रांसफ़र करेगा? यहाँ सॉरी, यहाँ पर मेरा फ्लोट होना चाहिए, फ्लोट। ठीक है, यहाँ पर फ्लोट होना चाहिए, तो फ्लोट, बी का वैल्यू फ्लोट में है ना 10.5, तो 10.5 फ्लोट में है, तो फ्लोट वाला वैल्यू फ्लोट के पास आएगा, तो यहाँ पर 10.5 आ गया। अब 10.5 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा 10.5, तो 10 के बगल में 10.5 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और ये भी अपना काम ख़त्म करके रिटर्न चला जाएगा, रिटर्न करके गेट ch, प्रोग्राम ख़त्म। ठीक है, तो दो बार कॉल किए, पहला बार में इंटीजर वैल्यू गया इंटीजर के पास, और फिर फ्लोट वैल्यू गया कहाँ? फ्लोट के पास। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये फ्लोट होता। ठीक है, फ्लोट के पास। तो ये हुआ मेरा फंक्शन ओवरलोडिंग का एक छोटा सा एग्जांपल। अगर एग्जाम में पूछता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, तो डेफिनेशन के बाद एक छोटा सा एग्जांपल आप लिख सकते हो। तो ये एक दूसरा एग्जांपल भी है। दूसरे एग्जांपल में क्या कर रहे हैं? देखो नेम सेम है लेकिन पैरामीटर का नंबर ऑफ पैरामीटर अलग अलग है। इसमें एक ठो पैरामीटर, इसमें दो ठो पैरामीटर है। इसमें क्या था? टाइप ऑफ पैरामीटर अलग अलग था, इसमें इंट था, इसमें फ्लोट था। इसमें एक पैरामीटर, इसमें दो पैरामीटर। तो हम क्या कहे थे कि टाइप ऑफ पैरामीटर अलग अलग हो सकता है या फिर नंबर ऑफ पैरामीटर अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पर ये मेन है, ये सो दो ठो फंक्शन है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 10 लिए, बी का 20, सो ए, तो ए का वैल्यू ये एक पैरामीटर भेज रहा है, तो ये एक के पास जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो ए में कितना था? 10, तो 10 यहाँ पर आ गया, और फिर डिस्प्ले कर दिए ए को, यानी कि 10 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा मेरा। 10 डिस्प्ले होने के बाद लाइन चेंज, फिर ये कंट्रोल वापस रिटर्न। अबर क्या जा रहा? फिर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ए कॉमा बी करना चाहिए था। ठीक है, दो वैल्यू, तो दो वैल्यू यहाँ पर दो ठो रिसीव करने के लिए, तो दो वैल्यू वाला दो वैल्यू के पास जाएगा और एक वाला एक के पास जाएगा। ठीक है, अपना मिलता जुलता पैरामीटर के पास जाता है, तो यहाँ ए कॉमा बी होना चाहिए था, तो ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 20, ये फिर यहाँ पर आएगा, ये ए का वैल्यू इसको दे देगा 10 और बी का वैल्यू 20 इसको दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्प्ले हो जा रहा है ए और बी, यानी कि 10 और 20, तो 10 और 20 डिस्प्ले होने के बाद ये भी वापस रिटर्न चला जा रहा है यहाँ पर, फिर गेट ch, प्रोग्राम ख़त्म। तो देखिए दो डिफरेंट फंक्शन ओवरलोडिंग था। एक में क्या हो रहा था कि टाइप ऑफ पैरामीटर अलग अलग था, दूसरे में क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग था। इसी को कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। इसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग के बाद आपका यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करे, या फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, खुद को
दैट कॉल्स इटसेल्फ, जो खुद को कॉल करे, इज़ नोन एज रिकर्सिव फंक्शन, उसको क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। जैसे एक प्रोग्राम है यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन का कि टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यूजिंग रिकर्सन, फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का यूजिंग रिकर्सन। तो इसके लिए देखिए, फैक्टोरियल के लिए हम पहले भी प्रोग्राम बनाए हैं फंक्शन का, ये थोड़ा सा अलग है। तो इसमें फैक्ट नाम का एक हम फंक्शन ले रहे हैं और इसमें एक पैरामीटर ले रहे हैं। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया, डिक्लेयर कर दिए मेन इंटर एनी नंबर, और ये नम के अंदर हम नंबर डाल रहे हैं। ठीक है, ये नंबर जो भी मेरा होगा वो नंबर फिर यहाँ पर ये नंबर फिर मेरा यहाँ पर फंक्शन कॉल के थ्रू, सेकेंड स्टेप फंक्शन कॉल के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। तो नम का वैल्यू कितना था? तो नम का वैल्यू यहाँ से हम इंटर करा रहे हैं, सपोज़ नम का वैल्यू हम ले रहे हैं 3। ठीक है, तो ये 3 यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के नम के पास पहुँचेगा 3। अब यहाँ पर हम फंक्शन डेफिनेशन के बाद यहाँ एक कंडीशन लगा दिए, इसमें इफ़ और एल्स डाल दिए कि अगर n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, 1 या 1 से कम है, तो रिटर्न क्या हो जाएगा? तब 1 ही रिटर्न चला जाएगा, और रिटर्न किसके पास चला जाएगा? इसके पास। ठीक है, और डिस्प्ले हो जाएगा फैक्टोरियल का वैल्यू। तो यहाँ पर हम 3 डालें तो ये तो फॉल्स हो गया, कहाँ जाएंगे? एल्स में, और एल्स के रिटर्न पार्ट में हम क्या लिख रहे हैं? n इंटू फैक्ट n-1। तो n का वैल्यू 3 था, तो 3 इंटू फैक्ट 3-1, तो 3-1 कितना हो गया? 2। तो 2 फैक्ट 2, तो ये अपने आप को फिर से कॉल किया यहाँ पर। तो इस बार ये 2 जो वैल्यू है वापस फिर इसी फैक्ट के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पहुँचने के बाद फिर से हम यहाँ पर चेक करेंगे इसके अंदर कि मेरा n का वैल्यू क्या है। तो n का वैल्यू अगर यहाँ पर देखिए, n का वैल्यू तो 2 है, तो 2 लेस देन इज इक्वल टू 1, तो ये सही है, ये तो रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग होने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे? एल्स में। एल्स में फिर से ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मल्टीप्लाई होगा? 2 इंटू फैक्ट n-1, यानी 2-1 1। देखिए फिर से ये कॉल हो रहा, तो ये फिर से अपने आप को कॉल किया, और इस बार n का वैल्यू क्या हो गया? 1, और 1 के बराबर ये इस बार इफ़ का वैल्यू ट्रू हो जा रहा है। ठीक है, अगर n का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 हो, तो 1 तो है, तो ये रिटर्न क्या करेगा? 1। ये रिटर्न 1 करेगा, और ये किसको रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा इसको। तो यहाँ से 1 मिला, अब इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 कितना हो रहा? 2। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मिला 2, फिर 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मिला 6। अब ये 6 वापस फाइनली रिटर्न चला जाएगा यहाँ पर ऊपर में। ठीक है, और फिर डिस्प्ले हो जाएगा 6। तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6। तो इस तरह से इसको हम लोग, फैक्टोरियल का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन, रिकर्सिव का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करे। ठीक है, तो ये यहाँ पर वही हो रहा था, बार बार ये माइनस हो रहा था और ख़ुद को ही कॉल कर रहा था, और हर बार ख़ुद को कॉल करने के बाद फिर से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इस तरह से ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो है मेरा, ये रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू बना। ठीक है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये आया हुआ एग्ज़ाम में आपका पहले भी। तो यहाँ पर ये फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है। देखिए, एरिया नाम का फंक्शन यहाँ है और ये मेन है मेरा। तो एरिया नाम का फंक्शन 2 जगह पे है, और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? तो मेन से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा 3, तो 3 किसको ट्रांसफ़र करेगा? वैल्यू एस को। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का इंटीजर वैल्यू जा रहा है, तो 3 यहाँ आया, तो एस इंटू एस यानी 3 इंटू 3 9, ये 9 रिटर्न यहाँ पर आ गया, इसका वैल्यू हो गया 9, और 9 कहाँ स्टोर हो गया? ए में। फिर डिस्प्ले कर रहे किसको? एरिया 5। फिर से ये कॉल कर रहा, तो ये 5 को ले जाके किसको देगा? ऊपर कि नीचे? 2 फंक्शन है, ऊपर ना, क्योंकि ये एक ठो रिसीवर है और ये भेज भी रहा है एक ही ठो, तो 5 फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 5 25 नीचे आया, और नीचे आने के बाद डिस्प्ले हो गया, तो इसका आउटपुट आएगा 25। ठीक है, इंडेल लाइन चेंज। फिर यहाँ पर 4 और 3 भेज रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो 4 और 3 किसके पास जाएगा? ये इसके पास, एस के पास, कि ये वाला बी और एच। तो 2 वैल्यू है तो 2 के पास जाएगा, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर। अभी मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, 12 का आधा 6, ये रिटर्न फिर आया यहाँ पर, तो ये हमको क्या दिया? 6। फिर इंडेल, फिर लाइन चेंज, फिर देखिए फिर यहाँ से वैल्यू कॉल हो रहा, तो कॉल हो रहा, तो इस बार क्या लेके जा रहा है? 6 और ए का वैल्यू कितना था? 9 था ना, स्टार्टिंग में तो 9 निकाले थे, तो 6 और 9 लेके जा रहा है किसके पास? यहाँ पर पहुँचेगा 6 और 9। अब फिर यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो 6 9 54, 54 का आधा हो गया 27। ठीक है, 27 फिर यहाँ पर रिटर्न आ रहा है और फिर डिस्प्ले कर दे रहे हैं, तो 27। उसके बाद फिर यहाँ पर ख़त्म।
तो एक एक करके स्टेप वाइज हम लोग चले और हर बार देखिए इस फंक्शन को, दोनों फंक्शन को कई बार कॉल किया गया, 1 2 3 4, 4 बार कॉल किया गया। तो 4 बार वैल्यू गया है ऊपर और कैलकुलेट करके 4 बार आया और ये मेरा फाइनल आउटपुट आएगा। ये आया हुआ एग्ज़ाम में क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लोगे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2, ये रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू इसको सॉल्व करना है। इसको आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन को थोड़ा सा और डीपली आप देखिएगा, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर एक फंक्शन है रेस्ट नाम से, ठीक है, और ये मेन है। तो हमेशा आउटपुट का क्वेश्चन जब भी सॉल्व कीजिएगा मेन के अंदर से, और जैसे जैसे स्टेप होगा, ये लूप चल रहा हो 0 से लेस देन 5, और हर बार लूप जब चल रहा है तो रिकर्सिव फंक्शन ऊपर जा रहा है और ये कैलकुलेट करके वापस आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।